चले देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे औसत आयु। औसत आयु की गणना हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। क्या होती है नाभिकीय अभिक्रिया, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हेडिंग लगा लें, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया होता क्या है, किसी परमाणु के नाभिक से अगर कोई उच्च ऊर्जा युक्त कण उससे जाकर टकराता है और उस परमाणु का नाभिक किसी दूसरे परमाणु के नाभिक में बदल जाता है सर, इसी क्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये परमाणु है और यह एक कण है जो उच्च ऊर्जा से युक्त है, और ये कण इस परमाणु के नाभिक से टकराता है और ये परमाणु दूसरे परमाणु में क्या होता है जी, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और जब परिवर्तित होगा तो कुछ मुक्त भी करेगा, मान लो वो कर दिया बी, ठीक है। तो इस तरह की जब प्रक्रिया हो तो उसका नाम है नाभिकीय अभिक्रिया। समझ में आ रही बात? किसी परमाणु के नाभिक से अगर उच्च ऊर्जा युक्त कोई कण टकरा करके उस परमाणु के नाभिक को दूसरे परमाणु के नाभिक में परिवर्तित कर दे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। तो नोट करें, लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और समझ लेना पहले इसमें, जिस परमाणु के नाभिक से ये टकराता है उस परमाणु को हम क्या कहते हैं, जनक नाभिक, ठीक है। ये जनक परमाणु का नाभिक है, इसे जनक नाभिक या जनक परमाणु भी कह सकते हैं। अच्छा, जो कण टकरा रहा है इसे हम कहेंगे आपतित कण। यही वो कण है जो आकर इससे क्या कर रहा है, टकरा रहा है। अब इनके टकराने से एक नए परमाणु का जन्म हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे उत्तरी नाभिक। ध्यान रखना, मतलब इसका जन्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो कण निकला है इसको हम बोलते हैं बहिर्गामी कण। हाँ, मतलब ये बाहर निकल रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह का ये रिएक्शन होता है, जिस परमाणु के नाभिक से उच्च ऊर्जा वाला कण टकराता है उस परमाणु के नाभिक को जनक नाभिक कहते हैं। जो कण आके टकराता है उच्च ऊर्जा वाला उसे हम आपतित कण कहते हैं। इनके टकराने से नए परमाणु के नाभिक का जन्म होता है जिसे हम पुत्री नाभिक कहते हैं, और जो नया यहां से कण निकलता है उसे बहिर्गामी कण कहते हैं, ठीक है। तो नोट करें, देखें, जब किसी परमाणु के नाभिक, जब किसी परमाणु के नाभिक से उच्च ऊर्जा युक्त कण टकराता है
और उस परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है या नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे कि जब किसी परमाणु के नाभिक से उच्च ऊर्जा युक्त कण टकराता है, ठीक है, और वो परमाणु दूसरे परमाणु के नाभिक में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 27 होता है। इससे हमने एक अल्फा कण को टकरा दिया। ये एक अल्फा कण है जो उच्च ऊर्जा से युक्त है और जाके इससे टकरा गया। टकराने के बाद ये किस में बदल गया? सिलिकॉन में। किसमें बदल गया? सिलिकॉन में। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है ना? कितना? बोलो। एल्युमिनियम सिलिकॉन 14 ही है। 14 और ये हो गया कितना? 30 प्लस 1H1। देख लो, ठीक। 14 और 1 13 2 27 4 30 है। इसके साथ में ऊर्जा भी निकलता है। ठीक है जी। तो आपने देखा एल्युमिनियम यहां क्या कहलाएगा और अल्फा क्या कहलाएगा? किस कण का जन्म हुआ? सिलिकॉन का। तो ये पुत्री नाभिक हो गया और ये हो गया बहिर्गमी कण और ये ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरह की जब भी अभिक्रिया हो तो इसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये ऊर्जा कहां से आ जाती है? नाभिकीय अभिक्रिया में ये ऊर्जा कहां से आ जाती है? तो ये ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के कारण आती है। ठीक है, इनका कुल द्रव्यमान और इनका कुल द्रव्यमान, ठीक है, दोनों के द्रव्यमान में जो अंतर आएगा ना, वो अंतर आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा समीकरण के अनुसार इसमें बदल जाएगा, ऊर्जा में, और वही ऊर्जा यहां पर आती है। समझ में आई बात? अब ध्यान रखना, ये जो ऊर्जा है, यदि Q, अगर ये Q का मान 0 से कम है, 0 से कम, तो 0 से कम का मतलब माइनस। समझ आया? अगर ये मान माइनस में है तो नाभिकीय अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो नाभिकीय अभिक्रिया जो होगी वह उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। उष्मा पढ़े होंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी का मतलब समझ रहे हैं?
अवक्रिया को कराने के लिए आपको उष्मा देना कहलाती है। अगर Q का मान 0 से कम आ रहा है, -1 जूल, -2 जूल या माइनस में कुछ भी, तो समझ लेना इस अवक्रिया को करने के लिए हमें उष्मा देना पड़ेगा, और ऐसी अवक्रिया को उष्मा शोषी अवक्रिया। लेकिन अगर यहीं पर ये हम देखें, जो Q का मान है वो 0 से क्या है जी, बड़ा है, तो नाभिकीय अवक्रिया उष्मा शोषी के जगह क्षेपी हो जाएगा। उष्मा क्षेपी अवक्रिया कहलाएगी। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। अच्छा ये देखो, ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है ना, ये दो प्रकार से होती है। एक, इसका एक जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक होती है, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। यानी दोनों अभिक्रिया जो हमने यहां पर लिखा है ना, दोनों में नाभिक ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है। नाभिकीय विखंडन है क्या, समझना। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान रखना, नाभिकीय विखंडन, खंडन मतलब होता है टूटना, यानी किसी भारी नाभिक वाले परमाणु जब टूट करके दो हल्के नाभिक वाले परमाणु में आ जाए, ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। इसमें टूटेगा, यहाँ लिखेंगे इसको, नाभिकीय विखंडन में जब भारी नाभिक वाले परमाणु दो हल्के नाभिकों में क्या हो, टूट जाए, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें होगा क्या होगा जी? एक भारी नाभिक वाला परमाणु दो हल्के नाभिक में क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस क्रिया का नाम है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में भी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो द्रव्यमान छद के कारण ही होती है, क्योंकि जब भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटेगा, ठीक है, तो जो हल्के नाभिक में टूटेगा उनके द्रव्यमानों का कुल योग जो जनक नाभिक है उसके द्रव्यमान से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और दोनों में जो अंतर आएगा, जैसे समझो हमारे पास
एक ये भारी नाभिक वाला परमाणु है, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? जनक नाभिक। और ये नाभिक दो हल्के में टूट गया, वाई और जेड में, प्लस यहां पर ऊर्जा भी निकला। ठीक है जी। इन नाभिकों को हम क्या कहेंगे? पुत्री नाभिक। ये दोनों पुत्री नाभिक हैं। अब देखो, इनके नाभिक का कुल द्रव्यमान जो होगा वो जनक नाभिक के द्रव्यमान से कम होगा। तो जितना कम होगा इनका द्रव्यमान, वह द्रव्यमान क्षति कहलाएगा। और वही द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा समीकरण के अनुसार किस में बदल जाएगा? ऊर्जा में। और वही ऊर्जा मुक्त यहां पर होगी। जितना ज्यादा द्रव्यमान में क्षति होगा उतना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। समझ में आई बात? तो यहां लिखेंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया में पुत्री नाभिकों का कुल द्रव्यमान जनक नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है, जिसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जो आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा संबंध द्वारा इसमें बदल जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गई बात? जो ऊर्जा यहां निकल रही है नाभिकीय विखंडन में, वो द्रव्यमान क्षति के कारण हो रही है। और वो द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा संबंध E बराबर mc² के अनुसार किसमें बदलता है? जितना ज्यादा द्रव्यमान में क्षति होगा उतना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है। अच्छा, नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया है, इसी पर परमाणु बम और परमाणु नाभिक, परमाणु भट्ठी, जिसे नाभिकीय भट्ठी भी कहते हैं, वो इसी पर आधारित है। जो परमाणु बम आप लोग अभी कुछ दिन पहले युद्ध हो रहा था, बार बार चैनलों पर दिखा रहा था, परमाणु बम ना छोड़ दिया जाए, वो परमाणु बम जो है इसी अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है। तो ध्यान रखना, परमाणु बम तथा परमाणु भट्ठी, इसी को हम नाभिकीय भट्ठी भी कहते हैं। नाभिकीय भट्ठी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है, पर आधारित होता है। अगर कोई प्रश्न करे तो आप बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के कोई प्रकार हैं? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी दो भाग में है। एक नाभिकीय
नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होता है नाभिकीय अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यानी जो विखंडन क्रिया हो रही है, अगर इस विखंडन क्रिया को किसी भी विधि से अगर हम कंट्रोल कर लें, अपने आवश्यकता के अनुसार चलाएं, तो उस नाभिकीय विखंडन को हम क्या बोलेंगे? नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। लेकिन अगर हम उस पर नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो जाती है अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। तो परमाणु बम जो होता है ना, वो अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला में आता है। जो एक बार ब्लास्ट हो जाता है तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता, वो अनियंत्रित हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आ जाए कि परमाणु बम आधारित है, ठीक, और उसमें अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया है, तो उसी पे टिक करेंगे, ठीक। और यदि वो नहीं है ऑप्शन में तो नाभिकीय विखंडन होगा, तब उस पे टिक करेंगे, ठीक है। नियंत्रित पे नहीं करेंगे क्योंकि वो नियंत्रित नहीं होता है, वो अनियंत्रित, एक बार स्टार्ट हो जाएगा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। अब आते हैं हम इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, अगर इसमें बात करें तो यहां पर सीधे इसी का उल्टा हो जाता है। नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक वाला परमाणु हल्के नाभिक में टूटता है, लेकिन इसमें क्या होता है? हल्के नाभिक वाले परमाणु जुटते हैं और भारी नाभिक का निर्माण। समझ में आ गई बात? यहां लिखेंगे जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक वाले परमाणु, हल्के नाभिक वाले परमाणु परस्पर संयोग कर एक भारी नाभिक वाले परमाणु बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को, क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अब देखना 1H2 प्लस 1H2 दोनों हाइड्रोजन के क्या हैं? समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम, दोनों हल्के हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ करके 1H3 भारी नाभिक बना दिए, ठीक है। और साथ में 1H1 प्रोटॉन मुक्त किए प्लस ऊर्जा, ठीक है जी। तो यहां पर दो हल्के नाभिक जुड़ के भारी नाभिक बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इसमें भी ऊर्जा मुक्त जो हो रही है ना, वो द्रव्यमान क्षति के कारण हो रही है, ठीक है। इनके बीच का द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे, इधर जितने हैं सबका द्रव्यमान और इधर सबका द्रव्यमान निकाल करके जो अंतर आएगा उसको द्रव्य ऊर्जा समीकरण के अनुसार, ठीक है, इसमें बदल देंगे ऊर्जा में, और वही ये ऊर्जा होगी, ठीक। अच्छा, नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया है, इस पर कौन सा बम आधारित होता है? वो है हाइड्रोजन बम। सूर्य जो प्रकाश आपको देता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। लोग कहते हैं कि सूर्य के अंदर क्या है जो कईयों करोड़ों साल से प्रकाश देते आ रहा है और वो खत्म नहीं हो रहा है। तो सूर्य का जो क्रोड होता है ना, वो हाइड्रोजन का बना हुआ है, जिसमें बराबर रासायनिक
ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है और उस अभिक्रिया से इसकी ऊर्जा मिलती रहती है। एक चीज और ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कराने के लिए ताप फिक्स है, उसी ताप पर नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे इसमें हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम तथा सूर्य नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, इसके बाद देखना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया 10 पे 6 डिग्री केल्विन से 10 पे 8 डिग्री केल्विन ताप पर तथा उच्च दाब पर होता है। यानी नाभिकीय संलयन क्रिया के लिए इतना टेम्परेचर और उच्च प्रेशर होना चाहिए, तभी नाभिकीय संलयन क्रिया होगी। ठीक है जी, दोनों नोट कर लीजिए। चलो देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए ये होता क्या है जी, ध्यान रखना, जब किसी भारी नाभिक वाले परमाणु से या किसी भारी नाभिक से न्यूट्रॉन टकराता है, ठीक है, तो वो नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और जब दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो साथ में न्यूट्रॉन भी मुक्त करता है, ऊर्जा भी मुक्त करता है। वो न्यूट्रॉन फिर उन हल्के नाभिकों से टकरा करके फिर उनको भी क्या करते हैं, विखंडित कर देते हैं। फिर वहां भी ऊर्जा निकलती है, न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो न्यूट्रॉन आगे नाभिकीय विखंडन के लिए लग जाते हैं। इस तरह से एक श्रृंखला जाल की तरह बनती चली जाती है और ऊर्जा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह परमाणु बम काम करता है, एक बार अगर वो स्टार्ट हो गया तो फिर होता चला जाएगा और ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो उस एरिया में पड़ेगा वो सब जल के राख हो जाएगा, इतनी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कोई जल्द इसका इस्तेमाल नहीं करता है, बहुत डेंजरस होता है ये। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो पहले नोट कर लें। ठीक है, जब यूरेनियम यूरेनियम 92-238, इसका पूरा देखिए, परमाणु क्रमांक 92 है, परमाणु भार 238 होता है। जब यूरेनियम 92-238 से
हाँ, तीव्र गति वाला न्यूट्रॉन टकराता है तो वह दो हल्के नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है तथा साथ में अपार ऊर्जा और 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है। ये न्यूट्रॉन आगे नाभिकीय विखंडन के लिए उपयुक्त होते हैं। इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है जिसे नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये यूरेनियम है 92238। ठीक, इससे एक तीव्र गति वाला न्यूट्रॉन आके टकराता है और टकराने के बाद ये यूरेनियम दो हल्के नाभिकों बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होता है, इसे टूट जाता है। बेरियम और क्रिप्टॉन, ध्यान रखना, क्रिप्टॉन 36 और इसका होता है 56, 141 और ये होता है 92। ऐसे टूट जाता है ये। और साथ में ए बच्चा बात ना करो, ऐसे ये टूट जाते हैं और साथ में यहां पर 3 न्यूट्रॉन मुक्त करते हैं, ऊर्जा भी मुक्त होती है। फिर ये तीनों जो न्यूट्रॉन हैं वो फिर इन नाभिकों से टकराकर इनको दो हल्के नाभिकों में क्या करते हैं, फिर ये न्यूट्रॉन इनको दो नाभिकों में ऐसे क्या करेंगे, फिर यहां भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, यहां भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर ये न्यूट्रॉन इनको दो नाभिक, इनको दो नाभिक, ये इनको ऐसे बनती चली जाएगी। और इसका एरिया भी देखिए बढ़ता चला जाएगा। इसमें बहुत डेंजरस होता है, जहां जहां विखंडन होगा वहां ऊर्जा निकलेगी, तो जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अब ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो उसको नॉर्मल कोई सहन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे सब नष्ट हो जाता है पृथ्वी पे। ठीक है,
तो ये है नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया। परमाणु बम इसी तरह काम करता है आपका, ठीक। और इसको अगर हम कृत्रिम विधि द्वारा नियंत्रित कर लेते हैं तो हम इस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में काम कर सकते हैं। जैसे नाभिकीय भट्ठी अभी पढ़ेंगे, नाभिकीय भट्ठी में ये श्रृंखला क्रिया नियंत्रित करके कराई जाती है और नियंत्रित करके कराने से उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे विद्युत ऊर्जा पैदा किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो ये श्रृंखला क्रिया अनियंत्रित हो जाती है और फिर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिए। चले देखिए अगला। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है नाभिकीय भट्ठी। नाभिकीय भट्ठी, हाँ, इसी को परमाणु भट्ठी भी कहते हैं। परमाणु भट्ठी, चाय वाली भट्ठी नहीं है ये, हाँ ध्यान रखना, बहुत डेंजरस होता है ये, ठीक है। ये होता क्या है, नोट करें। ऐसा संयोजन जिसमें नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करके कराया जाता है तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ऐसा संयोजन जिसमें नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया को नियंत्रित करके कराया जाता है तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो इस संयोजन को हम क्या कहेंगे, हाँ, तो इस संयोजन को नाभिकीय भट्ठी या परमाणु भट्ठी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, नाभिकीय भट्ठी या परमाणु भट्ठी एक ऐसा संयोजन है, इस तरह से इसको बनाया गया है, इसमें नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया को नियंत्रित करके कराया जाता है, ठीक है। और नियंत्रित करके कराने से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। इसलिए इस संयोजन का नाम क्या रखा गया है, नाभिकीय भट्ठी या परमाणु। अब इसमें क्या क्या यूज होते हैं, अब उससे संबंधित देखें। इसमें
पहला है ईंधन। हाँ, ईंधन लगता है। ईंधन का मतलब जब ये भट्ठी काम करेगी तो क्या खर्च करेगी भाई? जैसे बाइक चलता है तो क्या खर्च करता है? पेट्रोल। ट्रक चलता है तो डीजल। कार चलता है तो पेट्रोल का होगा तो पेट्रोल, डीजल का होगा तो डीजल। ऐसे ये भट्ठी चलेगी तो भी तो खर्च करेगी। तो जो खर्च करेगी वो क्या है इसका? ईंधन। तो परमाणु भट्ठी के लिए ईंधन में जो प्रयोग होता है वो है थोरियम, पोलोनियम, यूरेनियम। ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, ये सब यूज होते हैं इसमें ईंधन। इन्हीं का नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। तो अगर ईंधन पूछा जाए तो ईंधन में क्या लिखोगे? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये सब इसके ईंधन है, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है भट्ठी में। इसके बाद दूसरा जो इस भट्ठी में प्रयोग होता है वो है मंदक। मंदक नाम एक बार और आपने सुना होगा। जब न्यूट्रॉन की खोज हुई थी चैडविक के द्वारा तो उसमें हमने बताया था कि पैराफिन मोम का इस्तेमाल न्यूट्रॉन के गति को धीमा करने के लिए किया जाता है, याद है? तो वो मंदक है। उसी तरह से भट्ठी में जब एक बार नाभिकीय विखंडन शुरू हो जाती है तो उसको अगर हमें धीमा करना है, उसको धीमे गति से चलाना है, तो धीमे गति से चलाने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें मंदक पदार्थ डाल देंगे। मंदक पदार्थ डालने से न्यूट्रॉन धीरे धीरे जाके टकराएगा। जो न्यूट्रॉन अभी आपने देखा ना यूरेनियम से टकरा रहा है, दो हल्के नाभिक में तोड़ा, तो वो न्यूट्रॉन अब धीरे धीरे जाएगा मंदक पदार्थ मिला देने से। तो वो मंदक पदार्थ कौन कौन होते हैं? ग्रेफाइट। कई बार ये भी बहुविकल्पी में आता है कि नाभिकीय भट्ठी में मंदक के रूप में कार्य करता है, तो ग्रेफाइट और D2 भारी जल, बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब जो है उसमें मंदक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा इसमें क्या यूज होता है जी? तीसरा इसमें यूज होता है नियंत्रक। नियंत्रक, इसको हम नियंत्रक क्षण भी कहते हैं। नियंत्रक क्षण। नियंत्रक क्षण क्या होता है? जो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करे, कंट्रोल करे। यानी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन अगर इसमें निकल गए और सब लगेंगे टकराने तो भट्ठी तेज चलने लगेगी और फिर ब्लास्ट होने का डर हो जाएगा। तो कैडमियम की छड़ होती है, कैडमियम, उस कैडमियम की छड़ को भट्ठी के अंदर डाल के फिर निकाल लिया जाता है। ऐसा क्यों? जब उसके अंदर आप डालेंगे भट्ठी को ना, तो कैडमियम सभी न्यूट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। यानी यूरेनियम से टकराने सब उसके तरफ अवशोषित हो जाएंगे, फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। तो भट्ठी की जो स्पीड हो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया नियंत्रक छड़। ये नियंत्रित करके चलाती है। ठीक है, यहां लिखेंगे नियंत्रक क्षण में कैडमियम, कैडमियम की छड़ किस काम के लिए इसका इस्तेमाल होता है? न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए। जब ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा तो नाभिकीय रिएक्टर जो क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। और ग्रेफाइट, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन के गति को धीमा करने के लिए। नौ तो लिख लेना, न्यूट्रॉन के गति को धीमा करने में। अच्छा, यहीं पे चौथा जो है वो है शीतलक। शीतलक, शीतलक का मतलब ध्यान से सुनना, भट्ठी को ठंडा करने में। मान लीजिए ऊर्जा उसमें बनेगी तो भट्ठी क्या होगी? गर्म हो जाएगी, और ज्यादा गर्म होगी तो ब्लास्ट हो जाएगी। तो उसे ठंडा भी रखना है, इसलिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। शीतलक में क्या होता है?
सामान्य जल का इस्तेमाल करें या भारी जल का इस्तेमाल करें या नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें या CO2 का इस्तेमाल करें, इन सब का इस्तेमाल करते हैं शीतलक के लिए। इसका प्रयोग क्यों होता है? भट्ठी को ठंडा रखने के लिए। समझ में आ रहा है ना जी? बोलो, समझ में आ रहा है ना सब? हाँ, अब आता है परिरक्षक। हाँ, या परिरक्षक। परिरक्षक क्या होता है? भट्ठी पर जो लोग काम करते हैं उनको हानिकारक जो कीड़े निकलती हैं इसमें से जो नुकसान पहुंचाएंगी, तो उन लोगों को इन किरणों से बचाने के लिए परिरक्षक का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, ये कंक्रीट की मोटी मोटी दीवार बनाई जाती है, कंक्रीट की, ईंट पत्थर की मोटी मोटी दीवार बना दी जाती है, चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है ताकि वो रेडिएशन भट्ठी को पार करके बाहर ना निकल पाए। उसी को हम बोलते हैं परिरक्षक। क्या लिखेंगे? कंक्रीट की मोटी दीवारें इसी को बोलते हैं परिरक्षक। इसका काम क्या होता है जी? भट्ठी पर कार्य करने वालों के सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये सब परमाणु भट्ठी से रिलेटेड है, इनके उपयोग हैं जो भट्ठी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, नोट कर लीजिए।